नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे एक हॉस्पिटलिटीज वाली कंपनी को लेकर के, जिनका 3 सिटीज में हॉस्पिटल की बात कहती है। लोकेशन की बात देखा जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थाना, दूसरा है पूना, तीसरा है इंदौर। इन 3 जगह पे इनकी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से हॉस्पिटल कामकाज करती है। और क्या आगे आने वाले समय में ये और भी हॉस्पिटल खोल सकती है, कामकाज कर सकती है अपनी हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू ये कामकाज करती है और खासकर से स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट इनके पास है एवरी नीड्स को लेकर के अलग अलग। चाहे वो सर्जरी को लेकर देखा जाए, चाहे कार्डियोलॉजी को लेकर देखा जाए, या फिर चाहे चेस्ट मेडिसिन को लेकर के उन्हें देखा जाए। यदि कंपनी की बात किया जाए तो जुपिटर्स हॉस्पिटल्स हैं इनका कारोबार। जुपिटर हॉस्पिटल्स नाम से ही ब्रांड चलती है। कहती है जो ओवर 30 स्पेशलिटीज ट्रीटमेंट्स की बात कहती है कंपनी। और ये बीएससी एनएससी लिस्टेड कंपनी रही है। कंपेरिजन यदि इसको सेंसेक्स की पार्ट से करेंगे तो ऐसा लगता है कि एक दिन की बात यदि करें तो सेंसेक्स यदि वो ½ % गिरता है तो इस कंपनी में करीब 2.5% के आसपास गिरावट दर्ज करी है। ओवरऑल ट्रेंडिंग के मुताबिक देखेंगे तो एक महीने के ट्रेंडिंग में जहां 4% गिरावट थी तो वहां केवल 1% गिरावट रही। और ओवरऑल एक साल की चार्ट ग्राफ को देखा जाए तो जहां सेंसेक्स में 16% की वृद्धि थी, वहां जुपिटर लाइफ साइंस लाइफ हॉस्पिटल्स के अंदर की बात किया जाए तो करीब 37% की वृद्धि के साथ कारोबार किया था। यहाँ पे एक मार्केट की रेंज की बात किया जाए तो फरवरी 24 में एक बड़ी रैली क्रिएट किया था। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होते 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 ये देखने को मिला जो नियरली नवंबर में आकर के उस प्राइस को ब्रेकआउट कर पाया, जो कि उनका पुराना हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस की बात कहती है। यदि कंपनी की हम फाइनेंशियल को देखने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक ईयर ऑन ईयर बेसिस की यदि ग्रोथ को देखें 2020 से लेकर के आज तक में 24 तक की आंकड़ा के बेसिस पे, तो लगातार जो सेल्स का आधार आंकड़ा रहा वो लगातार बढ़ती जा रही, जहां पे वाई वाई के मुताबिक 21% से लेकर के 142% तक की मूव देखने को मिला। क्वार्टरली डेटाबेस ऑन द सेम डायरेक्शंस एज वेल एज द जो कि ईयरली डेटाबेस था, वैसे ही इनका वो डेटाबेस सामने दिखता है, जहाँ पे 24% से लेकर के ऑलमोस्ट करीब 52% तक की वृद्धि दर्ज करती है। यदि कंपनी के कुछ और पहलू को देखने की कोशिश करेंगे तो जो बाकी कंपनियां हैं इसी सेगमेंट की, जहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्स हो, फोर्टिस हो, बड़ी जो हॉस्पिटलिटीज इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनियां जो हैं, नियर अबाउट अभी उतना ही भीड़ है। यहाँ पे भी मैं परसेंट की भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं स्टॉक खरीद बेचने और रखने वाले की बात कर रहा हूँ। उतना ही भीड़ है। अर्निंग पर शेयर 26 रुपए से ज्यादा कमाती है। 6 करोड़ 56 लाख के शेयर हैं, जिसकी वजह से मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस हमने देखा कि कब करीब 1550 के आसपास, जो कि हायर टू हायर से 100 रुपया की गैपिंग भी अभी दिख रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो बुक वैल्यू के कंपेरिजन 764% की वृद्धि हो चुकी है। इंटरेस्टिंग वैल्यू आज भी करीब 555 के आसपास आंकड़ा देती है। प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में थोड़ा सा कम है, 40% के आसपास रह गई, बट आरओई आरओसी जो है 17 से लेकर के 22% तक दर्ज करती है। डिविडेंड की पार्ट भी करीब 6% के आसपास आंकड़ा रखती है। इस कंपनी में जो हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग कंपनी हॉस्पिटल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उसमें कर्ज अभी तक 1 रुपए का नहीं की बात कहती है। और करंट रेशियो के नंबर देखकर हमें लगा शायद मार्केट में इनकी उधार बहुत ज्यादा फंसे होंगे, लेकिन यदि प्रॉफिट के नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे देखेंगे तो करीब करीब 29% की मार्केट में उधार है, लेकिन सेल्स के आधार पर केवल और केवल 5% के आसपास आंकड़ा देती है। कंपनी 2007 में स्टार्ट हुआ था जुपिटर लाइफ साइंस हॉस्पिटल लिमिटेड के नाम से, जो कि मल्टी स्पेशलिटीज जो कि हॉस्पिटल के तौर पे कामकाज करती नजर आई अलग अलग सिटीज के अंदर, पे मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में, बाकी देखा है कि वेस्टर्न रीजन में, जहाँ पे हमने ये भी कहा देखा कि इनके वेबसाइट्स के डेटाबेस के मुताबिक चाहे थाना हो, पूना हो, इंदौर हो, यहाँ पे इनकी हॉस्पिटलिटीज इंडस्ट्रीज की बात कहती है। और साथ में यदि हम ट्रेंडिंग पे देखा तो ट्रेंडिंग लगातार ईयर एंड ईयर बेसिस की अच्छी खासी है। ओवरऑल कंपनी अपनी बिजनेस मॉडल से 17% की सेविंग कर पाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होगी कि क्या अदर सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमा रही है, या केवल और केवल पेशेंट और मेडिकल इक्विपमेंट्स वाले, मेडिकल फैसिलिटीज वाले सर्विसेज प्रोवाइड के ही कर करके ही पैसे कमाने की रेस लगी हुई है।
यदि ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ईयर एंड ईयर बेसिस में सेल्स, प्रॉफिट और स्टॉक की परफॉर्मेंस तीनों एक ही दिशा में चलती जा रही है। साथ में इनको रिटर्न ऑन इक्विटी भी उसी दिशा के लिए क्या करती है, बूस्ट करती दिख रही है। क्वार्टरली डेटाबेस में देखा गया कि अभी तक यदि देखा जाए 2022 से लेकर के 24 तक की आंकड़ा को, तो कह सकते हैं कि अभी तक सबसे बेटर सेल्स क्रिएट करती नजर आई है, जिसमें यह कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी अच्छी खासी क्रिएट कर रही है। अदर सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा नहीं है कंपनी के पास, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो भी करीब 1 करोड़ के आसपास क्रिएट होती है, जो कि बिल्कुल ही एडजस्ट करने में सक्षम होती है। कंपनी की रिस्क फैक्टर को जानने के लिए देखा है तो कंपनी 19 दिन की रिस्क फैक्टर की बातें कहती है, और अपने वेंडरों को या अपने एम्प्लॉय को, जिसको भी पेमेंट वाले देने वाली बात होगी, उनको पैसे के लिए जूते को घिसाने का काम करती है, जहां पे करीब करीब 116 दिन अर्थात 4 महीने तक में पैसे देती है। ये इनका आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, जो कंपनी ने अपने डेटाबेस में साझा किया है। बैलेंस शीट के मुताबिक कंपनी में 1 रुपए का कर्ज नहीं है आज के टाइम में, और जो फंड है इनके पास रिजर्व वाले फंड को, उनका फिक्स एसेट्स में अच्छा खासा डेवलपमेंट है। नॉन एसेट हॉस्पिटलिटी बनाने में खर्च किया होगा, प्लांट मशीनरी में खर्च किया होगा, वर्किंग प्रोग्रेस भी 116 करोड़ के आसपास आंकड़ा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिल्कुल 177 करोड़ के आसपास आंकड़ा है। अदर असेट्स के अंदर भी करीब करीब 600 650 करोड़ से ज्यादा की नंबर की बात कहती है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा इस कंपनी को लेकर के, यदि H1 के डेटाबेस पे देखा जाए तो ये कह सकते हैं करीब करीब इनके पास 500 करोड़ के आसपास टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है इस साल में H1 के डेटाबेस में, और 500 करोड़ के जो सेल्स था उसमें मार्केट में यदि देखा जाए तो जो 19 दिन पैसे लेते हैं, क्या उसमें कुछ कमी आई या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कहते हैं 51 करोड़ का पैसा लगा था, मतलब 10% ओवरऑल लगा था पैसा, और लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में ये हो जाती है 5% का। 17% ऑलमोस्ट सेविंग करती है। अदर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि निवेश का जो पार्ट है कंपनी का वो 177 करोड़ के निवेश में कंपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम से केवल छोटा सा पार्ट 36 करोड़ तक की कमाई कर पाती है। पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करके देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि बाकी कंपनियां जिसमें कि मैक्स हेल्थ केयर हो, अपोलोज हो, फोर्टिस हो, ग्लोबल हेल्थ हो, चाहे पॉली मेडिकेयर हो, नारायणा हॉस्पिटल की बात किया जाए, कृष्णा इंस्टीट्यूट की बात की जाए, इन सभी कंपनियों की रफ्तार के बेसिस पे यहाँ जो पॉइंट है वो क्या कहती है, कुछ हद तक नियर अबाउट अभी सेम है, मतलब निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ पे जागृत हो सकता है। यदि इनके अलावा कुछ और नंबर की हम बात करें इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नंबर को लेकर के, तो इन कंपनियों में जो और प्रॉफिट के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग की पार्ट रही या नेट इनकम मार्जिन की बात देखा जाए उसमें 17% तक कमाती है, तो बाकी कंपनियां सेम एज द मैक्स हेल्थ केयर भी कमाती है, बट मैक्स में जो भीड़ है वो 111x की भीड़ है। यहाँ भी डेवलपिंग है, एक 17% की अर्निंग करती है, जो कि दूसरी कंपनी के बाद में जिसमें एक कंपनी और जो कि काफी ज्यादा अर्निंग सोर्स करती है। कंपेरिजन टू द, यदि आप इन पार्टों को देखते हैं आउटस्टैंडिंग के पार्ट के बेसिस पे, तो यहाँ भी वो मैक्स हेल्थ केयर से थोड़ा सा क्या है, पॉजिटिव की बात कहती नजर आती है। इंक्लूजन ये कहता है जो इनके पास रिस्क बिल्कुल ही नहीं है, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा कहती है, अर्थात रिस्क फ्री दर्ज करती है नजर आती है। निवेशकों का इंटरेस्ट ये जाहिर करता है, कंपनी में ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। आईपीओ के बाद जो कंपनी थी उसमें निवेशकों का तादाद थोड़ा सा कम हुआ है, पर यदि आप देखेंगे तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, करीब करीब 8% से ज्यादा की होल्डिंग सितंबर तक किया था। अब दिसंबर का रिजल्ट भी आने वाला होगा, उसमें क्या, क्योंकि कुछ चेंज तो देखने को मिली नहीं है। डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, आम पब्लिक से होल्डिंग उसके पास चली गई है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसमें डीआई में एसबीआई से लेकर के एसबीआई हेल्थ फंड से लेकर के आदित्य बिरला हो, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो, इन कुछ कंपनियों का नाम आज भी शामिल है। इसमें एसबीआई का 8% से ज्यादा की होल्डिंग इसमें लगातार बनी हुई नजर आती। पब्लिक की होल्डिंग की बात किया जाए तो पब्लिक में भी काफी सारे निवेशक हैं जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग, इसमें कि जीएम फाइनेंस ऑफ रियल प्रोडक्ट लिमिटेड, इसके अलावा जीएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी सर्विसेज, इसके अलावा देखा जाए तो कुछ और भी नाम शामिल है, और ऑलमोस्ट करीब 30 से 40,000 निवेशकों का इंटरेस्ट है। कंपनी बेटर परफॉर्मेंस करने की आसार पे चलती नजर आती है, और यहाँ पे
जब हमने इनकी उन पार्टों को देखने की कोशिश किया जिसको कहते हैं हम चार्ट ग्राफ में परफॉर्मेंस लेवल को, यदि आप चार्ट ग्राफ पिछले 1 साल के चार्ट ग्राफ को देखें तो मार्केट में ये जब लिस्टिंग के बाद ऐसा सिचुएशन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने रेस पे देखो कितना बड़ा अच्छा खासा मूवमेंट करती दिखी है। और पिछले 3 साल की चार्ट ग्राफ को लेते हैं तो केवल इस पोजीशन के आसपास की बात को छोड़ करके मार्केट ने कंसोलिडेट करते करते मार्केट उसी प्राइस के आसपास आके क्या कर रही है, ब्रेकआउट करती दिख रही है। उससे आगे निकलने की कोशिश कह सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करती दिखी है, उसी रेंज के आसपास आके अटकी पड़ी। दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं कि मेरी साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, बट एक गोल्डन रूल हमेशा हम कहते हैं और वो ये कहते हैं जो अपने पैसे को यदि वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, चाहे कंपनी कोई भी हो कैसी भी हो, कि कंपनी का और स्टॉक मार्केट के ट्रेंड का दोनों का लगाव आपस में कई बार डिफरेंस हो जाती है। इसीलिए गोल्डन रूल ये कहता है जिस भी पोजीशंस पे लिया है यदि वो अप ट्रेंड में दर्ज कर रही है तो अच्छी खासी बात है, अदरवाइज यहाँ पे सोचने वाली बात है जिन लोगों ने यहाँ पे लिया उस पोजीशन के एक्सपेक्टेशन से लिया कि मार्केट काफी बेटर करेगा, उनके लिए रिस्क फैक्टर के साथ आज वो पॉजिटिव क्रिएट करती नजर आती है। अदरवाइज उन्होंने एसएल के साथ निकला होगा तो ये भी एक उनका नुकसान ही देखने को मिला होगा। इसीलिए पैसे को सुरक्षित भी करना है, पैसे को कंपेरिजिंग भी करना है। बाकी सेंसेक्स की कंपेरिजन यदि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक करीब करीब नियर अबाउट जब से लिस्टिंग है कंपनी का उससे 45% 50% के आसपास की ऊंचाई पे क्रिएट कर चुकी है। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।